आज के वैज्ञानिक युग की तरक्की और नई नई खोजें देखकर लगता है कि जैसे मानव जाति उस ऊंचाई तक पहुंच जाएगा जिसे लोग ईश्वरीय शक्ति की तरह देखेंगे, जहां सब कुछ संभव होगा, न तो कोई बीमार होगा और न ही बूढ़ा। लोग अमृतत्व को प्राप्त करेंगे और अपनी खोजों से इस अनंत ब्रह्मांड पर राज करेंगे। आज अमेरिका, रूस, चीन, जापान आदि देश अपनी प्रौद्योगिकी क्षमता और वैज्ञानिक खोजों के कारण विश्व शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए हैं, जिनके सामने बाकी अन्य देश नतमस्तक होते हैं और इन देशों की बुद्धिमत्ता का लोहा मानते हैं। लेकिन इन सभी के बीच में हमारा आधुनिक देश भारत भी कहीं न कहीं समानांतर में आने की कोशिश कर रहा है और काफी हद तक सफल भी रहा है। मुझे अपने देश पर बहुत गर्व होता है, हो भी क्यों नहीं, चाहे आधुनिक भारत हो या प्राचीन भारत, हमेशा से ही महान रहा है। पूर्व में हमारा देश भारत विश्व गुरु था, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर प्रौद्योगिकी अथवा वैज्ञानिक क्षेत्र में। यदि पूर्व समय की भारतीय वैज्ञानिक खोजों अथवा शिक्षा की बात की जाए तो आधुनिक खोजों एवं शिक्षण में काफी आगे जान पड़ता है। इस लेख में हम भारतीय पुराणों, वेदों और ग्रंथों में बताई गई वैज्ञानिक बातों की आधुनिक वैज्ञानिकता से तुलना कर यह पता करने की कोशिश करेंगे कि अभी मानव जाति और कितनी तरक्की कर सकती है और कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें आज भी जानने समझने की जरूरत है, जो कि पूर्व में ही खोजी जा चुकी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूजा सिंह और आप देख रहे हैं घमेय चैनल। हमारे ऋषियों ने मनुस्मृति, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, षड्दर्शन, ब्राह्मण ग्रंथ, उपवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, अर्थवेद, शिल्पादि आदि जैसे ग्रंथों के सहारे मानव जीवन को अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान किया है। हमारे वेद दुनिया के प्रथम धर्म ग्रंथ ही हैं। इसी के आधार पर इस विश्व में तमाम विषयों की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने वेदों के ज्ञान को अपने अपने तरीके से भिन्न भिन्न भाषा में प्रचारित किया। वेद ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुनाए गए ज्ञान पर आधारित है, इसलिए इसे श्रुति कहा गया है। सामान्य भाषा में वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद पुरातन ज्ञान विज्ञान का अथाह भंडार है। इसमें मानव की हर समस्या का समाधान है। वेदों में ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास, रीत रिवाज आदि लगभग सभी विषयों से संबंधित ज्ञान भरा पड़ा है। इसके अलावा भी भारतीय ज्ञान कोश में ज्योतिष शास्त्र, सूर्य सिद्धांत जैसे महान लेख उपलब्ध हैं, जिसमें बीज गणित, अंक विद्या, भूगोल, खगोल और भूगर्भ विद्या आदि निहित है। ज्योतिष विषयों का आदि स्रोत वेद की ऋचाएं हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 164 का नाम अस्यवामीय सूक्त है। इस सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि दीर्घतमस हैं। यह सूक्त ज्योतिष शास्त्र का प्रेरणादायक स्रोत है। द्वादशारण्यहितचराय वर्वन्ति चक्रं परिद्यामृतस्य आपुत्रा अग्निमिथुनासो अनसप्तष्टानि विंशतिश्चतस्थु। इसका अर्थ निम्न प्रकार है, सूर्य का चक्र जिसमें 12 हैं, जो निरंतर घूमता रहता है, कभी थकता भी नहीं, जीर्ण भी नहीं होता, मरता भी नहीं। 720 इसके पुत्र हैं, 360 दिन और 360 रात्रियां। अथर्ववेद में 2 सूक्त 19वें कांड में हैं। सूक्त 7 और 8। इस सूक्त में 27 नक्षत्रों की गणना दी गई है। वेद से प्रेरणा पाकर लगध मुनि ने वेदांग ज्योतिष की रचना की, जिसके प्रलोक ऋग ज्योतिष और यजुः ज्योतिष नाम से मिलते हैं। लगध का काल 600 ईसा से पूर्व माना जाता है। ज्योतिष के लिए एक और शब्द काल विधान शास्त्र यजुः ज्योतिष 3 है। गणित शब्द का भी प्रयोग इसी अर्थ में लगध ने किया है और वेदांग के इस अंग की महिमा इस प्रकार व्यक्त की है, शिखा मयूराणा नामानामन्यो यथा तद्वद्विस्राक्षासराणा गणितम मूर्धनि स्थितम। इसका अर्थ निम्न प्रकार है, मयूर के शरीर में जो शिखा की शोभा है और सांपों के सिर में मणि की वही महिमा वेदांगों में गणित की अर्थात गणित ज्योतिष की है। उपर्युक्त श्लोकों से यही प्रतीत होता है कि जो गणनाएं वैज्ञानिक काट कर पाए हैं वो हजारों वर्ष पहले से ऋग्वेद आदि वेदों एवं ग्रंथों में निहित हैं। उपर्युक्त चित्र से ये समझा जा सकता है कि वेदों से ही इस अत्यंत विशाल ज्ञान की उत्पत्ति हुई है। ज्योतिष शास्त्र वेद का प्रधान अंग है, क्योंकि इसी से यज्ञों का समय निश्चित किया जाता है। इसलिए प्राचीन काल में भारतवर्ष में ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन अध्यापन पुण्य कार्य समझा जाता था। इसका दूसरा नाम काल विधान शास्त्र अथवा काल ज्ञान भी है। यदि वेद की संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों का निष्पक्ष भाव से अध्ययन किया जाए तो पता चलेगा कि उस प्रागैतिहासिक काल में भी आकाश दर्शन के अनुभव जहाँ तहाँ भरे पड़े हैं और उन पर खूब तर्क वितर्क किया गया है। यदि ऐसा न होता तो अयन बिंदु के भिन्न भिन्न नक्षत्रों में होने की बात कहाँ से आती, ऋतुओं और महीनों तथा तिथियों और नक्षत्रों का संबंध किस प्रकार जान पाते।
मध्यकालीन भारत में भी बुद्धिमान और सूक्ष्मदर्शी ज्योतिषियों और गणितज्ञों का अभाव नहीं था। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, मुंजाल, केशव आदि के ग्रंथ पढ़ने वाले यह जान सकते हैं कि आकाश की घटनाओं के बारे में इन्होंने कैसी कैसी सूक्ष्म बातें लिखी हैं। डंडा। अब तो शंकर बालकृष्ण दीक्षित, प्रबोध चंद्र सेनगुप्ता आदि ने प्राच्य और पाश्चात्य ज्योतिषियों के ग्रहों के तुलनात्मक अध्ययन से भी ये सिद्ध कर दिया है कि भारतीय ज्योतिष अत्यंत ज्ञानवान एवं प्रतिष्ठित है। आर्यभट्टीय से स्पष्ट प्रतीत होता है कि आर्यभट्ट ने भारत के प्राचीन ज्योतिष का मंथन करके तथा सूर्य, चंद्र, ग्रहों और नक्षत्रों का स्वयं निरीक्षण करके आर्यभट्टीय ग्रंथ का निर्माण किया था। यदि आपने यह वीडियो पूरा देखा तो आप सभी का सहृदय धन्यवाद। मैं इसी तरह के वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करती रहूंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे मेरी पोस्ट की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। और साथ ही आप सभी पाठकों से निवेदन है कि अपनी भारतीय संस्कृति का विस्तार करें और सदा ही सर्वोच्च मानें।